अब हम एक ही शहर में मौजूद अलग अलग मौसमों का विश्लेषण करेंगे। एक शहर में अलग अलग मौसमों की बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। आपने गौर किया होगा कि आप जब अपने ही शहर में किसी विशेष जगह पर होते हैं तो वहां आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है, जबकि उसी शहर में कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहां तापमान थोड़ा कम होता है। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके के तापमान की तुलना आसपास के शहरी इलाके के तापमान से करेंगे तो आपको यह फर्क और भी ज्यादा महसूस होगा। ऐसे दो इलाकों के तापमान के बीच का फर्क 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक का भी हो सकता है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों के कुछ इलाके असामान्य रूप से गर्म हैं। शहरों के तापमान में होने वाले इस इजाफे को अर्बन हीट आइलैंड्स कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, कोची और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में हीट आइलैंड्स की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे देश के शहर तरक्की कर रहे हैं, शहर का मौसम गर्म होता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शहरों का निर्माण मौसम में आने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा। हमारे आधुनिक शहर एक तरह से माइक्रोवेव ओवन बन गए हैं, जिसमें हम सभी को बेक किया जा रहा है। सबसे पहले आपको अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में समझना होगा। सन 2011 की जनसंख्या गणना के मुताबिक भारत की 70% आबादी अब भी गांवों में रहती है, लेकिन यह संख्या तेजी से कम हो रही है। पूरी दुनिया में पहली बार शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से ज्यादा हो गई है। अब पूरी दुनिया में 54% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि वर्ष 2030 तक दुनिया के 60% लोग शहरों में रहने लगेंगे। इसी तरह वर्ष 2030 तक भारत की 41.8% आबादी शहरों में आ जाएगी। भारत में वर्ष 2050 तक 40 करोड़ नए लोग शहरी आबादी का हिस्सा बन जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि असली भारत गांवों में बसता है। वर्ष 2030 तक भारत के 7 शहरों को मेगा सिटीज का दर्जा मिल जाएगा। मेगा सिटीज उन शहरों को कहा जाता है जिनकी आबादी 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। फिलहाल भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया की मेगा सिटीज में शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर इस वक्त दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। दिल्ली एनसीआर की कुल आबादी इस समय करीब 2.5 करोड़ है। इस शहरीकरण की कीमत दिल्ली को भी चुकानी पड़ रही है। दिल्ली में कई इलाके अर्बन हीट आइलैंड्स में बदल गए हैं, जहां तापमान दूसरे इलाकों के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है। अर्बन हीट आइलैंड्स वहां बनते हैं जहां सूरज की गर्मी कैद हो जाती है। साथ ही हरियाली का अभाव, तालाबों, नदियों और झीलों का न होना इस तापमान को और बढ़ा देता है। शहरों में ज्यादातर इमारतों के निर्माण में कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर छतें एस्फाल्ट से बनाई जाती हैं। कंक्रीट और एस्फाल्ट सूरज की गर्मी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा वाहनों का प्रदूषण और एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल भी गर्मी को बढ़ाता है। जब रात होती है तो यही इमारतें गर्मी छोड़ने लगती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। आज शाम को जब हम इस खबर के लिए रिसर्च कर रहे थे, तब दिल्ली का तापमान अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस था, और अब जिस वक्त ये खबर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, दिल्ली का तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस है। यानी रात हो जाने के बावजूद तापमान में सिर्फ 6 डिग्री की गिरावट आई है। सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर तेजी से कम हो रहा है। शोध के मुताबिक वर्ष 2001 में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर 12.48 डिग्री सेल्सियस था, जो वर्ष 2011 में घटकर 10.34 डिग्री सेल्सियस रह गया। रात दिन के मुकाबले ठंडी मानी जाती है, लेकिन हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं और रात के वक्त इन जंगलों से गर्मी निकलने लगती है, जिससे न्यूनतम तापमान अब बढ़ता जा रहा है। यानी रात में भी आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पिछले 15 वर्षों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जबकि नासा के सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों का विश्लेषण ये बताता है कि गर्मी की रातों में शहरों का तापमान ग्रामीण इलाकों के मुकाबले 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है।
हीट आइलैंड्स के प्रभाव जानने के लिए शंघाई अर्बन एनवायरमेंटल मेटेरोलॉजी सेंटर द्वारा 30 वर्षों तक एक स्टडी की गई, जिसमें यह पता चला कि जहां शहरीकरण ज्यादा हो रहा है वहां गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी की वजह से लोगों की मौत हो रही है, जबकि वो इलाके जहां अब भी हरियाली मौजूद है वहां का तापमान भी नियंत्रण में है और लोगों की असमय मृत्यु की घटनाएं भी कम होती हैं। इंडिया स्पेंड नामक वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कई शहरों में हीट आइलैंड इफेक्ट देखा जा सकता है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का फासला अब 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो चुका है। चेन्नई में सुबह के वक्त सिटी सेंटर का तापमान आसपास के हरे इलाकों के मुकाबले 3 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होता है। इसी तरह तिरुवनंतपुरम में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो ग्रामीण इलाकों का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जबकि शहर के केंद्र में तापमान में सिर्फ 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। गुवाहाटी में शहरी इलाके आसपास के इलाकों के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा गर्म रहते हैं, जबकि कोच्चि में शहर का केंद्र बाकी इलाकों के मुकाबले 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है। किसी भी शहर को ठंडा रखने के लिए वहां फॉरेस्ट कवर का दायरा बढ़ाना जरूरी होता है। इसी के साथ तालाब, नदियां और झीलें भी किसी शहर को ठंडा रखने में मदद करती हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हरियाली तेजी से कम हो रही है। दिल्ली के करीब 1200 तालाबों में से 600 सूख चुके हैं। ऐसे तालाबों पर या तो बस्तियां बसा दी गई हैं या बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। दिल्ली ही नहीं, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर भी हीट चेंबर्स बनते जा रहे हैं। करीब 1484 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली दिल्ली अब गर्मी के ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है, लेकिन दिल्ली को हीट आइलैंड बनने से बचाने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयानों में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन दिल्ली को गर्मी से बचाने का कोई उपाय उनके पास नहीं है और यही हाल देश के दूसरे शहरों का भी है। अगर आपको भी अपने शहर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो आपको हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका घर या ऑफिस भी शहरों के बीच में मौजूद किसी हीट आइलैंड पर बसा हो। वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आब, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अम्बु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे अक्वा प्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में एयर और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी भी हो जाता है। दिल्ली के चेहरे पर आब नहीं है, बल्कि एक आग है। दिल्ली अपनी ही लगाई आग में झुलस रही है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में पोखर, तालाब, कुएं, नदी और झीलें सब गायब हो गए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली आग का एक गोला बन गई है और ये आग का गोला अब लोगों को सता रहा है, जला रहा है, झुलसा रहा है। बहुत गर्मी है। मैं बेसिकली नींबू पानी पीने गया था, नींबू पानी पी के आ रहा हूँ। आई हैव कम फ्रॉम द कैंट। कैंट कूल है, कैंट में टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा कम है, तो ये ऑफ कोर्स ये ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो भन रहे हैं बिल्कुल। अम्ब्रेला लेकर चलना, अम्ब्रेला लेके, वो अम्ब्रेला जो बारिश के लिए था अब इसके लिए काम। बिल्कुल स्किन जरने लगती है और मतलब बाहर भी नहीं निकला जाता। बहुत मतलब हम तो स्टूडेंट्स हैं तो हमें कॉलेज वगैरह और दूसरा काम होता है यहाँ, और एयरपोर्ट पे ज़्यादा है। अगर 46-44 यहाँ पे है तो 48 एयरपोर्ट पे है। जिस दिल्ली में कभी 1000 से ज्यादा तालाब लोगों की और जानवरों की प्यास बुझाया करते, उस दिल्ली में तालाबों की मौत हो रही है और दिल्ली वाले ठंड के तलबगार होकर रह गए हैं।
हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली एनसीआर में आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान मिल जाएगा। कहीं झुलसाने वाली गर्मी तो कहीं अब भी आप ठंड महसूस कर सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से हम कंक्रीटाइजेशन करते जा रहे हैं, जिस तरह से हम घर बनाते जा रहे हैं और घर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब में आप एक तरह से जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हीट रिटेन करता है, जैसे सीमेंट्स हैं, ग्लास है। नाउ दे नॉट ईजी। और आप खुला हुआ जो हीट के लिए एक तो मॉइस्चर चाहिए अगर उसको कंट्रोल करना है, और दूसरा हमको उसको कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना रहे हो, तो ये ग्रीन जंगल होने की जगह एक कंक्रीट जंगल हो गया है। और दिल्ली के अंदर अगर आप देखें और एनालाइज करें कि पिछले लेट अस से कि 100 साल में या 70 साल में, जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन क्या थी और आज क्या है। उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 6-7 लाख होती थी। उस समय दिल्ली क्या थी? दिल्ली ही कुछ नहीं थी। दिल्ली का पूरा एरिया जिसको हम वर्ल्ड सिटी बोलते हैं, उसका जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती थी, वो सिर्फ 6 किलोमीटर का एरिया था डायमीटर में। तो अगर उसके हिसाब से हम देखते हैं तो आज हम 65 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ईस्ट और वेस्ट पे, और 100 के ऊपर किलोमीटर की बात कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ एक्सिस की। अब इतना एरिया को आपने जंगल से काट के कंक्रीट में बदल दिया, तो हीट आइलैंड्स तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर दिल्ली और आसपास के शहरों में तालाबों, पोखरों, बावड़ियों और झीलों को फिर से जिंदा कर दिया जाए तो शहरों को हीट आइलैंड बनने से बचाया जा सकता है। इससे न सिर्फ मौसम में बदलाव का पैटर्न पलट जाएगा, बल्कि लोगों को ठंडा ठंडा कूल कूल वाला एहसास भी होगा। दिल्ली में बहुत वाटर बॉडीज हुआ करती थी, और दिल्ली के अराउंड, जैसे आप गाजियाबाद का ज़िला ले लीजिए, गौतम बुद्ध नगर ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, सोनीपत ले लीजिए, पानीपत ले लीजिए, रोहतक ले लीजिए, इनके अंदर हज़ारों वाटर बॉडीज़ हैं और थीं। बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको हमने एनक्रोच कर लिया है, जिनको हमने पाट के वहाँ बिल्डिंग बना दी है। नहीं, देखिए, अगर वाटर बॉडी बड़ी है तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो उतना कम होगा। आपका हीट इंडेक्स हो सकता है बढ़ जाए बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, पर जो टेम्परेचर अगर वहाँ पानी नहीं होगा तो जो 45 पहुँचेगा, और अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी है तो आपका टेम्परेचर 40, 42, 41 से ऊपर नहीं जाएगा। तो 4-5 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि कभी दिल्ली का दिल दरिया हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली के 1012 तालाबों में सिर्फ 629 ही बचे हैं। बाकी तालाबों के साथ क्या हुआ, ये तस्वीरें बयां करती हैं। जिसका तापमान 15 से 20 सालों में 1.5 से 2 डिग्री तक बढ़ चुका हो, वो दिल्ली जिसका औसत तापमान रोज़ाना बढ़ रहा हो और साल दर साल दिल्ली में गर्मी हमेशा बढ़ रही हो, वहाँ इस तरह की वाटर बॉडीज़ की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। 629 वाटर बॉडीज़ अदालत ने आइडेंटिफाई की हैं और कहा है कि उन्हें बचाने का काम किया जाए, लेकिन इस आदेश को कागज़ पर सही अर्थों में उतारने वाले लोग बेहद कम बचे हैं। और यही वजह है कि सर पर जो सूरज है वो जितनी गर्मी से ज़्यादा चिलचिलाता है, उससे ज़्यादा गर्मी का एहसास दिल्ली वालों को होता है। लेकिन अगर सरकार की आंखों में पानी हो तो दिल्ली और आसपास के इलाकों को गर्मी से राहत दिलाई जा सकती है। ये कितने बड़े फैक्टर्स हैं जो दिल्ली की गर्मी को कम कर सकते होते। जैसे आपने कहा, अगर 500 तालाब ना होते, 1012 ही होते। हाँ, तो नहीं तो दिल्ली की गर्मी इतनी हाई नहीं जाती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इतनी ज़्यादा बढ़ती। लोग तालाबों के किनारे वो करते, जैसे पहले जो बावड़ियों के अंदर लोग आके ठंडक के अंदर बैठा करते थे, मनोरंजन किया करते थे, गाना बजाया करते थे, बैठते थे, सराय होती थी और नहाते धोते थे, उसके अंदर डाइविंग करते थे। वो अभी भी कुछ हैं बावड़ियाँ,
और इस तरह के बड़े पुराने 800 साल पुराने तालाब और इससे भी पुराने तालाब हैं दिल्ली के अंदर। 800 साल पुराना तालाब है ये। मुनीरका का ये खाली मैदान किसी जमाने में एक बड़ा तालाब हुआ करता था, जहां वसंत कुंज के जंगलों से होता हुआ पानी इसमें आकर गिरता था। इसी तालाब में तैरना सीखने वाले तैराक खजान सिंह भी थे, जो न सिर्फ स्विमिंग के राष्ट्रीय चैंपियन थे, बल्कि उन्होंने 1986 में सियोल एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता था। भर जाता था कि तैराकी कर सकते थे लोग। तैराकी खूब छिट्टी करो कितना। ये जो बुर्जी होती थी ना असली, ये जो लाइन है ना मोटी, ये जब डूब जाती, जब पूरे गांव में हो जाता है वही बुर्जी डूब गई है और पानी बहुत आ गया गांव। अच्छा, ये भी डूब जाता? हाँ, ये डूब जाती थी। इसके ऊपर भी आ जाता था पानी। इसके ऊपर भी पानी आ जाता था? हम वहाँ खड़े हो जाए तो इतने ऊपर हाथ करे जितना पानी आ जाता था। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहे पेड़, पर इतने पेड़ थे बहुत ज्यादा, और पानी था तो गर्मी तो अपने आप नेचुरल कम होती थी। अब डीडीए ने इस तालाब के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया है, जहां स्विमिंग पूल भी है और लोग पैसे देकर तैराकी सीखते हैं। यहाँ आसपास आप देखें, मुनीरका बिहार में पानी खड़ा होता है, मुनीरका गांव में पानी खड़ा होता है, पर वो गांव इस तालाब तक नहीं पहुंच पाता। उस पानी को यहाँ लाने की बजाय उन्होंने ज़मीन से पानी निकाल कर उन्होंने यहाँ पर एक पूल बनाया है। तो जो जगह ज़मीन को पानी अर्पित करती थी, वो जगह अब ज़मीन से पानी लेकर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया और आसपास के लोगों में पानी की किल्लत हो गई। ये बहुत ही आयरॉनिकल है। ये वसंत, हालांकि नीला हौज ने आज भी आसमान के तापमान को काबू में रखा है। ताकि अभी की जो तस्वीर है नीला हौज को लेकर, वो वैसी नहीं है कि यहाँ मछलियों की तो बात छोड़ दीजिए, मछलियाँ यहाँ या तो रही नहीं है या मर चुकी होंगी, जो यहाँ कुछ एक बची रही होंगी। यहाँ फ़िलहाल खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो जाहिर है कि बहुत ठीक तरीके से ट्रीट होकर नहीं आ रहा है। इस इलाके के आसपास इंडस्ट्रीज़ बसी हैं, वहाँ उनका कोई सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, वहाँ से पानी आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की लिटिगेशंस लगी हैं, पुल बन गया है। ये एक और अर्बनाइजेशन का नतीजा है, जिसकी वजह से ये नीला हौज अब ना नीला है ना हरा है, यहाँ सिर्फ कीचड़ है। लेकिन ये ज़रूर, जैसा कि ज्योति ने कहा, कि पानी ना होने से बेहतर है कि पानी हो, तो फिर उसे बचाने के बारे में, उसे ट्रीट करने के बारे में और उसे प्रिजर्व करने के बारे में सोचा जा सकता है। और दिल्ली की चिलचिलाती जिस धूप में हम आपको ये खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अगर मैन मेड डिज़ास्टर को कम से कम रखेंगे तो दिल्ली की गर्मी को भी काबू में रख सकते हैं। 47-48 डिग्री को 45 पर ले जा सकते हैं कि नहीं, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन हर साल औसतन तापमान जो 2 डिग्री से बढ़ रहा है, 10 सालों में 2 डिग्री, 15 सालों में 1.5 डिग्री, इस तरह की खबरें रोज सुनने को मिलती हैं। जो औसत तापमान बढ़ रहा है उसे हम थोड़ा बहुत काबू में जरूर कर पाएंगे। दिल्ली में कुछ वाटर बॉडीज विकास की भेंट चढ़ गई तो कुछ अतिक्रमण के शिकार हो गई। अगर जल्द ही हालात नहीं बदले तो दिल्ली की देह पिघलने लगेगी। होंगे कि ये तस्वीर पहले बहुत बदतर हुई और फिर बहुत बदतर के बाद कुछ सुधार हुआ और आगे मुझे आशा है कि सुधार बढ़ता ही चला जाएगा। ये नीला हौज जो है बहुत पुराना एक टैंक है, जो कि पिछले कई 100 सालों से यहाँ पर है। ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार तक पहुँच गया था, और वो इसलिए क्योंकि तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज बनाया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में, और इस ब्रिज को ऐसा बनाया जाना था कि ये पूरा हौज जो है वो ख़त्म किया जाता, ब्रिज इसको बंद करके किया जाता। पर फिर यहाँ के सिटीजन्स इकट्ठे हुए और यहाँ की हमारी NGO फोर्स, हम इनके साथ मिले और हम सब ने मिलकर एक सरकार पर प्रेशर बनाया कि आप ये ब्रिज भी बनाएं और इस वाटर बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें। तो उन्होंने फिर ब्रिज का ये डिज़ाइन चेंज किया गया और इस पूरे एरिया को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा डिक्लेयर किया गया एज अ बायोडाइवर्सिटी जोन। दिल्ली में कभी पानी की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। कहानियां तो यहाँ तक की है कि दिल्ली में कभी नाव चला करती थी और दिल्ली इस कदर ना तो गर्मी में झुलसा करती थी और ना ही इतनी प्यासी थी। गाड़ियों से भरी हुई जिस सड़क को इस वक्त आप देख रहे हैं, दरियागंज कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। आज से हजारों साल पहले दिल्ली, जो सिर्फ चांदनी चौक और लाल किले के आसपास हुआ करती थी, इस इलाके का नाम दरियागंज जानते हैं क्यों पड़ा? क्योंकि ये दरिया के किनारे था, यानी यमुना का बैंक था दरियागंज, और यहाँ बगल में यमुना बहा करती थी। बल्ली मारान में ये भी कहा जाता है बल्ली मारान उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ बल्लियों से नावें चला करती थी। लेकिन आज सूखी हुई और गर्मी से झुलसती हुई दिल्ली में ये सिर्फ किस्से और कहानियां हैं। दिल्ली को अपनी प्राणवायु यमुना नदी से मिलती थी।
लेकिन अब यमुना खुद अपने प्राण बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कई जगह तो यमुना से होने वाला प्रदूषण भी दिल्ली की गर्मी को बढ़ा रहा है। दिल्ली को गर्मी से बचाने का काम यमुना भी कर सकती है और यमुना कहीं कहीं आज जिंदा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन दिल्ली में 24 किलोमीटर के दायरे में बह रही यमुना में 40 से ज़्यादा नालों का पानी गिरता है और वहाँ से निकलती है मीथेन गैस, जो कई गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा गर्मी पैदा करने का काम करती है। अब हमें उसे रोकने का काम करना होगा तो दिल्ली की गर्मी भी काबू में आ जाएगी। दिल्ली ही नहीं, देश के बाकी शहरों को भी कंक्रीट वाली कड़ाही में खौलने से बचाना है तो हमें शहरों के रगों में पानी को लौटाना होगा। तभी तो हम शहरों को आग का गोला बनने से बचा पाएंगे। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शहरों को हीट आइलैंड बनने से कैसे रोका जा सकता है, और इसका जवाब यह है कि अगर शहरों में निर्माण हीट आइलैंड इफेक्ट को ध्यान में रखकर किया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। अमेरिका में ज्यादातर घरों, सड़कों और दूसरी इमारतों का निर्माण सफेद रंग के या फिर रिफ्लेक्टिव मटेरियल से किया जाता है। इस तरह का निर्माण सूर्य की 75% गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे इमारतों में गर्मी कैद नहीं होती और दिन और रात के तापमान में एक फर्क हमेशा बना रहता है। इसी तरह एस्फाल्ट की जगह हल्के पीले रंग के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाए तो सूरज की 50% गर्मी को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज से लड़ने का खर्चा 2.5 गुना बढ़ जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA ने हीट आइलैंड से बचने के कुछ उपाय बताए हैं जिन पर आपको भी गौर करना चाहिए। EPA के मुताबिक घरों और इमारतों के आसपास ज्यादा पेड़ पौधे उगाए जाने चाहिए। पेड़ पौधे जब घरों को छांव देते हैं तो एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल भी कम होता है, जिससे हीट आइलैंड का प्रभाव कम हो जाता है। EPA के मुताबिक हीट आइलैंड से बचने के लिए ग्रीन रूफ बनाई जा सकती है, यानी घरों की छतों पर गार्डन बनाए जा सकते हैं। इससे छत तपती नहीं है और इसके आसपास की हवा भी ठंडी रहती है। घरों और इमारतों के निर्माण में रिफ्लेक्टिव रूफ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे सूर्य की किरणें कैद नहीं होती और गर्मी भी कम पैदा होती है। हमें लगता है अगर आपने अपने शहरों के तालाबों, पोखरों और दूसरी वाटर बॉडीज के संरक्षण का काम अगर आप करेंगे तो आप अपने आसपास तापमान को कम रख सकते हैं। शहरों के कुछ इलाकों का हद से ज्यादा गर्म हो जाना बहुत गंभीर संकट की पहचान है। पूरी दुनिया में जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो हम बड़े बड़े उपायों पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे शहर कुछ मामलों में तालाबों, नदियों, बावड़ियों और झीलों की प्राचीन व्यवस्था की तरफ लौट जाएं तो आधी समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। शहरों में गर्मी की समस्या को समझना एक बड़ा विषय है, जटिल विषय है। इसलिए हम इस मुद्दे पर अपना रिसर्च आगे भी जारी रखेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि आप ग्लोबल वार्मिंग और हीट आइलैंड के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, और खुद अगर आप कोशिश करें तो आप कैसे इस बारे में नई पहल कर सकते हैं।